गुड मॉर्निंग। आज अपने लोग ऑडिट का 6th चैप्टर पढ़ेंगे, 6 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ऑडिट रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स। मतलब हम लोग एंड की तरफ आ रहे हैं। ऑडिट में हम लोग अब ख़त्म होने पे आ गया। चैप्टर 6 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 7 पढ़ेंगे। देखो, ऑडिट रिपोर्ट हम लोग अपने लोग पहले क्लास में बात किए होंगे कि ऑडिटर का काम क्या है। तो ऑडिटर का काम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना नहीं है। ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता है। वो बनाया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करता है एंड उसके ऊपर अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। तो ऑडिटर जिस डॉक्यूमेंट में अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा, अपना ओपिनियन लिखेगा, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है ऑडिट रिपोर्ट्स। इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट और कुछ नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर्स का लिखा हुआ जो ओपिनियन है। एक ऑडिटर जब किसी कंपनी का या किसी बिजनेस का फिनेंशियल स्टेटमेंट को जब ऑडिट करता है, तो ऑडिट करने के बाद उसके ऊपर जब अपना रिपोर्ट लिखता है, तो उसी रिपोर्ट को उसके ऊपर जो अपना ओपिनियन लिखता है, उसी ओपिनियन को हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट कभी भी कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं माना जाता है, कंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। ये कंक्लूसिव मतलब उसमें फाइनल कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ उसमें वो अपना एक्सप्रेशन बताता है, अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ऐसे 700 में इसके ऊपर रूल्स है कि ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए। इसमें आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक ऑडिटर यदि रिपोर्ट सबमिट करता है तो उस रिपोर्ट का क्या कोई फॉर्मेट है या नहीं। आंसर है कि हाँ है, ठीक है। ऑडिटर को एक फॉर्मेट में ही, जो फॉर्मेट पहले से ही ऐसे 700 में लिखा हुआ है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही उसको रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। इसका मतलब उस फॉर्मेट में ऐसा नहीं है कि ऑडिटर लिख दिया 200 पेज का रिपोर्ट, आप पढ़ने वाला परेशान, इस तरह से रिपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। रिपोर्ट काफ़ी बारीकी से या एकदम टू द पॉइंट लिखा जाता है। इसका मतलब पहले से ही ऐसे 700, ठीक है, इसका एक फॉर्मेट बना के लिखा है, दे दिया है, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला कंटेंट है टाइटल। टाइटल से ये इंडिकेट होगा, टाइटल से ये पता चल जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट, टाइटल से ही पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है। इसका मतलब ये बात आपको टाइटल में, हेडिंग में, रिपोर्ट के हेडिंग में लिखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है ये, ठीक है। इसका मतलब ये ऑडिटर जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा, रिपोर्ट किसको देगा, या रिपोर्ट में जो एड्रेसी, रिपोर्ट किसको लिखेगा। रिपोर्ट जो ऑडिटर जो रिपोर्ट लिखेगा उसमें एड्रेसी हम लिखते हैं ना, किसी स्कूल में ये हम लोग कोई एप्लीकेशन देते हैं तो लिखते हैं ना अपने लोग टू द प्रिंसिपल, एड्रेसी है। इसी तरह से ऑडिटर जो रिपोर्ट सेट करता है, रिपोर्ट जो प्रिपेयर करता है, वो रिपोर्ट में एड्रेसी मतलब रिपोर्ट लेने वाला कौन है, ठीक है। तो सबसे पहला है, यदि कंपनी है तो शेयर होल्डर्स, ठीक है। और बाकी कोई केस है तो जो पर्सन चार्ज विथ गवर्नेंस, मतलब जो बिजनेस को चलाता है, जो बिजनेस का सारा कंट्रोलिंग पावर जिसके हाथ में हो, जिसके पास पूरा गवर्नेंस मतलब पूरा ओनरशिप कॉन्सेप्ट या फिर कंट्रोलिंग पावर जिसके हाथ में हो, उसको रिपोर्ट देना, ठीक है, उसको रिपोर्ट देना। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स को, एंड अदर्स के केस में जो गवर्निंग पोजीशन में हो, जो लगे कि यही बिजनेस को चलाते हैं, उसको रिपोर्ट सबमिट कर देना। जो रिपोर्ट में जो सबसे पहला रहता है उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पैरा। इंट्रोडक्शन पैरा में ऑडिटर सबसे पहले कंपनी के बारे में बताएगा, एंटिटी के बारे में बताएगा। एंटिटी के बारे में मतलब ये कंपनी कब स्टार्ट हुआ था, कंपनी का अभी पोजीशन क्या है, कंपनी का मार्केट में और कंपटीटर कौन सा है, हम लोग किसके साथ कंपटीशन करते हैं, एक मतलब इन शॉर्ट वो कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेगा, एंटिटी के बारे में। दूसरा, जितना भी फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका टाइटल, ईच टाइटल के बारे में एक्सप्लेनेशन देगा वो। टाइटल का मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट में 3 पार्ट होता है,
या फिर हम लोग देखा जाए फिनेंशियल स्टेटमेंट में, हाँ 3 पार्ट ही बताएंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एक बैलेंस शीट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, 3 पार्ट होता है, तीनों के ऊपर वो अपना व्यू, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसा है वो बताएगा। ऑडिट का पीरियड क्या है, ऑडिट का पीरियड मतलब कितने समय का ऑडिट ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है कितने टाइम पीरियड को कवर करता है। एंड फैक्ट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते समय कोई फैक्ट्स एंड फिगर से निकलता है, ठीक है, तो उस फैक्ट्स एंड फिगर को भी वो अपने इंट्रोडक्शन पैरा में लिखेगा, या फैक्ट्स में भी लिख सकता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना हुआ, कंपनी का टोटल एसेट्स इतना है, कंपनी का शेयर कैपिटल इतना है। ये फैक्ट्स से ये रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन पैरा में ऑडिटर लिखेगा। ठीक है, ऑडिटर्स का इस 4th पॉइंट में ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। इसमें सिर्फ 2 बात बताएगा। पहला, ऑडिटर जो मैनेजमेंट जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली है। यदि कंपनी है तो शेड्यूल 3, कंपनी नहीं है तो अदर फ्रेमवर्क और जो लॉ अप्लाई होता है उस लॉ के अकॉर्डिंगली ही फिनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है। ये बात मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड को एक्सप्लेन करते समय बताएगा। सेकेंड, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करता है एंड उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है। इस बात को ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा। मतलब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ 2 बात चाहिए कि फिनेंशियल स्टेटमेंट AS 3 के अकॉर्डिंगली बना है और जितना भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से बना हुआ है और अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है, उसको इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करेगा। ऑडिटर का क्या काम है, ऑडिटर क्या काम किया है, उसका काम है एक्सप्रेस ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, बताएगा कि कैसा फिनेंशियल स्टेटमेंट है। वो ऑडिट्स कंडक्ट करेगा ऐसे के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और इस बात का एश्योरेंस देगा, इस बात का एश्योरेंस, गारंटी नहीं देगा, एश्योरेंस देगा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है आपका फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। एंड यदि आपका पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई गंडगोल है, ठीक है, तो उसको इंडिकेट करेगा, या फिर अच्छा है तो उसका तारीफ कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पैराग्राफ में, पॉइंट में ये 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा। अब वो अपना ओपिनियन बताएगा। ओपिनियन 2 तरीके का होगा, सब कुछ ठीक रहा तो उसका नाम अनक्वालिफाइड, कुछ गंडगोल रहा तो उसका नाम मॉडिफाइड। ठीक है, सब कुछ ठीक रहा तो ओपिनियन का नाम रहेगा अनक्वालिफाइड ओपिनियन या फिर क्लीन ओपिनियन। कुछ भी गंडगोल रहा तो उसका नाम रहेगा मॉडिफाइड ओपिनियन। इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, थोड़ा इंतजार करिएगा। ठीक है, इसके ऑडिटर सिग्नेचर करेगा। यदि अकेला है मतलब सोल प्रोप्राइटर है तो साइन करके अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो मेंबरशिप नंबर है नंबर लिखेगा। यदि फर्म है तो उस फर्म सिग्नेचर भी करेगा, फर्म का नाम भी लिखेगा एंड फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा। फिर डेट एंड प्लेस, डेट जिस डेट में रिपोर्ट रेडी हुआ वो डेट देगा, किस प्लेस पर रिपोर्ट रेडी हुआ प्लेस देगा। ठीक है, इसका मतलब 8 पॉइंट्स है जो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए। एक बार हम आपको फास्ट रिकैप करेंगे। सबसे पहले लिखेगा इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, फिर किसको लिख रहा है रिपोर्ट में, सेकेंड में लिखिए किसको लिख रहा है, मतलब या तो शेयर होल्डर होगा या दूसरा कोई एंटिटी होता है, तो जो पर्सन गवर्नेंस में बैठा हुआ है, जो ओनर है, उसको रिपोर्ट भेजेगा। इंट्रोडक्शन पारा में वो कंपनी के बारे में बताएगा। हर एक टाइटल ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपका सिंपल भाषा में समझिएगा तो ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सभी को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बताएगा, ऑडिट कितने समय का ऑडिट हुआ ये बताएगा, और कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी है फिनेंशियल स्टेटमेंट का वो एक्सप्लेन करेगा। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ 2 बातों बताएगा कि मैनेजमेंट क्या किया है, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया है, एंड सेकेंड में ये बताएगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो अच्छी तरीके से बनाया गया है, उसको मेंटेन किया गया है। ठीक है, ऑडिटर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते समय बोलेगा कि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, वो ऑडिट सारा ऐसे के अकॉर्डिंगली कंडक्ट हुआ है और फिनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, एंड अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई अच्छाई है तो भी बताएगा, कोई बुराई है तो भी बताएगा। ठीक है,
ऑडिटर अपना ओपिनियन जब एक्सप्रेस करेगा तो ओपिनियन दो तरीके का, या तो अनक्वालिफाइड होगा या फिर मॉडिफाइड होगा। सब कुछ ठीक होने से अनक्वालिफाइड, गंडगोल होने से, कोई भी प्रॉब्लम होने से मॉडिफाइड। ठीक है, ये करने के बाद ऑडिटर साइन करेगा, अकेला है, सिंगल सोल प्रोप्राइटर, तो साइन करके अपना मेंबरशिप लिखेगा, नंबर देगा। और यदि फर्म है तो साइन करके फर्म का नाम एंड फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिखेगा। ठीक है, डेट देगा और क्या करेगा, प्लेस, जिस प्लेस में रिपोर्ट बन रहा है वो प्लेस लिखेगा। समझेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। देखिए ऑडिटर जब अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिटर जब अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा तो उसी एक्सप्रेशन को या जिस डॉक्यूमेंट में अपना एक्सप्रेशन लिखेगा उसी डॉक्यूमेंट का नाम होता है ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट तीन तरीके का होता है। एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनक्वालिफाइड, एक होता है अनक्वालिफाइड या फिर क्लीन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट तब ऑडिटर देता है जब ऑडिटर को लगे कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई भी गंडगोल नहीं है, फिनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। ठीक है, या फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, ठीक है, सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है, सारा गैप प्रिंसिपल को यूज किया गया है। ठीक है, कंपनी का जितना भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है सबको ध्यान में रखा गया है। ठीक है, एंड सभी को कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया है। ये बात जब ऑडिटर जब देखता है तो अपने रिपोर्ट में लिखते समय क्या लिखेगा, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट या फिर क्लीन रिपोर्ट। मतलब कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्लीन है, मतलब उसमें कोई गंडगोल नहीं है। यदि उसको कुछ गंडगोल लगता है तो मॉडिफाइड रिपोर्ट लिखेगा। सेकेंड टाइप है मॉडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड रिपोर्ट का दो क्लासिफिकेशन है, एक क्वालिफाइड, एक एडवर्स। ठीक है, थोड़ा गंडगोल होने से क्वालिफाइड, ज़्यादा गंडगोल होने से एडवर्स। एडवर्स रिपोर्ट का मतलब नेगेटिव रिपोर्ट है, कंपनी के बारे में नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, कंपनी का गुडविल का 12 बज जाएगा, कंपनी का जो इमेज है वो हैम्पर होगा। और थर्ड वाला होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर। ये रिपोर्ट तब लिखेगा जब ऑडिटर को प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। जब किसी ऑडिटर को प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना मिले, ऑडिट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट ही ना मिले। ठीक है, इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑडिट बोल सकते हैं या फिर इनकम्प्लीट अकाउंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑडिटर को यदि सफिशिएंट डॉक्यूमेंट ना मिले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए या फिनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए, उस केस में जो ऑडिटर लिखेगा उसका नाम होगा रिपोर्ट विथ डिस्क्लेमर। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि चार तरीके का रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक का नाम है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, एक का नाम है क्वालिफाइड रिपोर्ट, एक का नाम एडवर्स रिपोर्ट और एक का नाम है रिपोर्ट विथ डिस्क्लेमर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि अनक्वालिफाइड या क्लीन रिपोर्ट ऑडिटर कब लिखेगा। मतलब एक ऑडिटर अपना एक्सप्रेशन में अनक्वालिफाइड ओपिनियन तब देगा जब उसको लगेगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मतलब उसमें कोई बड़ा गलती नहीं है, छोटा गलती हमेशा रहेगा। एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट जो ट्रू एंड फेयर है, जो लिखा हुआ है सब सही है। ठीक है, अनफेयर है, मतलब कोई अनाप शनाप चीज़ नहीं लिखा हुआ है। या फिर अनक्वालिफाइड ओपिनियन यदि कभी लिखा रहता है, इससे हम लोग ये भी समझते हैं नंबर 1 कि फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय सारा गैप या सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया है। कंपनी का जितना अकाउंटिंग पॉलिसीज है सभी को कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया है एंड जितना भी मटेरियल मैटर्स है सबको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये कैरेक्टर यदि होता है कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है, इन सच केस ऑडिटर जब अपना एक्सप्रेशन लिखेगा तो उस एक्सप्रेशन का नाम होगा अनक्वालिफाइड या फिर क्लीन ओपिनियन। ठीक है, इसका मतलब
सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है, उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो है, सारा गैप प्रिंसिपल फॉलो है, सारा अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो है, इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर रहता है, उसी ओपिनियन को बोला जाता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन या फिर क्लीन ओपिनियन। हम लोग बात करेंगे क्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में। जैसे आपको बताएं कि ऑडिटर्स का रिपोर्ट 4 टाइप का, एक अनक्वालिफाइड जब सब कुछ ठीक रहे, एक क्वालिफाइड, एक एडवर्स, एक रिपोर्ट विथ डिस्क्लेमर। ठीक है, तो हम लोग बात की भी थोड़ी देर पहले अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे आपके साथ क्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में। ऑडिटर का ओपिनियन को क्वालिफाइड तब बोला जाता है जब ऑडिटर को लगेगा कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मतलब ऑडिटर को कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट पता चला, मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिटर डिटेक्ट किया एंड वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट परवेसिव नहीं है। परवेसिव का मतलब व्यापक, मतलब सब जगह फैला नहीं है, कोई एक आध जगह, कोई एक आध पॉइंट में लगा कि गंडगोल है थोड़ा सा। ठीक है, कोई एक आध चीज उसको ऑडिटर को लगा कि उसके मन के हिसाब से नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा होने पर ऑडिटर अपना रिपोर्ट में एक वर्ड यूज करता है, इसका नाम है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब ऑडिटर को मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिला है, मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिटर डिटेक्ट किया है, लेकिन वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट परवेसिव नहीं है। परवेसिव याद कर लेना वर्ड, परवेसिव का मतलब सभी जगह फैला नहीं है, एक आध जगह कहीं ऐसा मिला है। ऐसा होने पर ऑडिटर अपने रिपोर्ट का नाम रखेगा क्वालिफाइड रिपोर्ट्स। ठीक है, ये कब होता है? ठीक है, जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट जब डिटेक्ट हुआ है एंड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड वो क्या नहीं है, परवेसिव नहीं है, मतलब सब जगह फैला हुआ नहीं है। मतलब ये हिंदी समझता है, फैला हुआ नहीं है, मतलब कहीं एक आध जगह है, कहीं एक आध जगह है। ठीक है, तो ऐसा होने पर हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज नॉट परवेसिव। ये कब होता है? जैसे कंपनी पीवीडी का अमाउंट कम क्रिएट किया, या डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रॉपर नहीं लिखा। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रॉपर नहीं लिखा। ऐसा होने पर हम लोग उसको बोलते हैं क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट्स। ठीक है, एडवर्स कब होगा, मतलब नेगेटिव रिपोर्ट कब होगा? सेम चीज, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होना चाहिए, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है परवेसिव है, मतलब सभी जगह फैला हुआ है, एक आध जगह नहीं, कई जगह, कई पॉइंट पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट पता चला है। इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काफ़ी गलती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काफ़ी गंडगोल है, तभी उसमें लिखा जाएगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड एंड परवेसिव। ऐसा होने पर नेगेटिव रिपोर्ट लिखेगा। नेगेटिव रिपोर्ट लिखने से कंपनी का गुडविल हैम्पर हो जाएगा, कंपनी का काफ़ी बदनामी होगा, बाहर वाले लोगों को या शेयर होल्डर्स को ये लगेगा कि मैनेजमेंट उसमें फ्रॉड कर रहा है, कंपनी बंद हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो एंड परवेसिव ना हो तो उस रिपोर्ट का नाम क्वालिफाइड। अब मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो एंड परवेसिव हो, सब जगह फैला हो, तो उसका नाम क्या होगा? एडवर्स रिपोर्ट। इसी को हम लोग नेगेटिव रिपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, डेटर्स आउटस्टैंडिंग है 5 ईयर्स से, एक डेटर्स है जो 5 साल से आउटस्टैंडिंग है। बताइए, डेटर्स कहीं 5 ईयर्स का आउटस्टैंडिंग होता है क्या? नहीं होता है। डेटर्स मैक्सिमम 3 मंथ का आउटस्टैंडिंग होता है। एक डेटर्स है जो 5 ईयर्स से आउटस्टैंडिंग है एंड उसके ऊपर पीवीडी क्रिएट नहीं हुआ है, एंड कंपनी उसके ऊपर क्या नहीं क्रिएट करता है, पीवीडी क्रिएट ही नहीं करता है, पर बैलेंस शीट में डेटर्स लिख के रखता है। इसका मतलब डेटर्स झूठा है, वो झूठ मूठ का डेटर्स है, झूठ मूठ का डेटर्स शो किया हुआ है। इसका मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो गया, मतलब गलती है। ठीक है, एंड परवेसिव मतलब ऐसा गलती और भी कई जगह है। ऐसा होने पर उस रिपोर्ट का नाम होगा नेगेटिव रिपोर्ट। एंड लास्ट वाला रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर, मतलब जब ऑडिटर को अपना एक्सप्रेशन देने के लिए, अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होता है वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला। मतलब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम्प्लीट है,
जब आप ऑडिटर अपने क्लाइंट से जब कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो क्लाइंट वो इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर अपना रिपोर्ट रेडी नहीं कर पाएगा। उस केस में ऑडिटर लिखेगा, ठीक है, अनेबल टू एक्सप्रेस, ठीक है, ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ऑडिटर लिखेगा कि हम अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अकाउंट जो है इनकम्प्लीट है या फिर जो इन्फॉर्मेशन हम मांग रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। ऐसा होने पर ऑडिटर जो अपना रिपोर्ट लिखेगा, रिपोर्ट का नाम रहेगा रिपोर्ट विथ डिस्क्लेमर। उसका नाम क्या रहेगा? रिपोर्ट विथ डिस्क्लेमर, ठीक है। उसका नाम रिपोर्ट विथ डिस्क्लेमर। इसका मतलब टोटल 4 तरीके का ऑडिट रिपोर्ट हुआ। रिकैप करते हैं। पहला क्या बताया हम आपको? क्वालिफाइड। जब लगेगा ऑडिटर को कि फिनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक है, सारा गैप फॉलोड है, सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलोड है, ठीक है, सारा अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड है एंड सभी ठीक तरीके से बना हुआ है एंड कोई उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। इन सच केस ऑडिटर जो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा उस ओपिनियन का नाम होगा अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, ठीक है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड कब होगा? जब आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो लेकिन परवेसिव ना हो, मतलब सब जगह ना हो, कहीं कहीं हो या एक आध जगह है, तो उसका नाम है क्वालिफाइड रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट कब होगा? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है एंड परवेसिव है, मतलब सब जगह फैला हुआ है, तो उस रिपोर्ट का नाम होगा एडवर्स रिपोर्ट। एंड रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर, जब ऑडिटर के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अकाउंट्स का बुक ऑफ अकाउंट्स ही प्रॉपर नहीं है ताकि ऑडिट को कंप्लीट करे एंड एक्सप्रेशन लिख पाए, अपना ओपिनियन दे पाए, ऐसे सिचुएशन में रिपोर्ट में लिखेगा अनेबल टू गिव ओपिनियन ऑन द फेयरनेस ऑफ financial statement because of lack of proper accounts and lack of proper information। ये लिख कर वो बंद करेगा, ठीक है। जब उसको लगेगा कि प्रॉपर अकाउंट्स नहीं है उसके पास एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं है, उस केस में ऑडिटर जो है अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा। उस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट विथ डिस्क्लेमर, ठीक है। 4 तरह का रिपोर्ट होता है। बात करेंगे ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, तब से हम लोग बात करें ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट क्या है। ऑडिट रिपोर्ट में तो सिर्फ यही समझे हम लोग ना कि उसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, कि इस फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, उसको बोलते हैं ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर सर्टिफिकेट क्या है फिर? ऑडिटर सर्टिफिकेट यदि मैनेजमेंट ऑडिटर को बोलता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग या किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक सर्टिफिकेट लिख कर दीजिए कि ठीक है या नहीं। इन सच केस ऑडिटर उस एरिया का ऑडिट इन डेप्थ करेगा एंड ऑडिट इन डेप्थ करने के बाद एक सर्टिफिकेट लिख कर देगा जिसका नाम होगा ऑडिट सर्टिफिकेट्स। देखिए, जैसे हम आपको समझा सकते हैं ऐसे, जैसे अपने लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो स्कूल जब एनुअल एग्जाम होता था तो एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था। रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स लिखा रहता था, नीचे ना एक माने ओपिनियन रहता था क्लास टीचर का। उसमें क्लास टीचर लिखता था कि इम्प्रूव आप कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, ओबीडियंट स्टूडेंट है, ये सब सारा लिखता था। आप में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये सब लिखता है, ठीक है। वो ना ओपिनियन हुआ, मतलब जो बच्चा पसंद नहीं है उसका लिखेगा सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं देता है, ये सब भी लिखता है। जानते वो ओपिनियन है उसका, वो जो आपका क्लास टीचर है उसका ओपिनियन है। अच्छा, सर्टिफिकेट क्या है? जैसे हम एक स्कूल छोड़े हम दूसरे स्कूल में भर्ती होने जाएंगे, ठीक है, तो दूसरे स्कूल वाला बोलेगा पहले वाले स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ। क्या लेकर आओ? कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आओ। मतलब आप मेरा चाल चलन कैसा है, ठीक है, मन हम बदमाश है कि नहीं, तोड़फोड़ करते हैं कि नहीं, ओबीडियंट है कि नहीं, इसके ऊपर प्रॉपर स्टेटमेंट लिखवा के लाओ। तो हम अपने स्कूल को गए, बोले हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए, तो मेरा कैरेक्टर चाहे जैसा भी हो अच्छा ही लिख के ही देगा, क्योंकि कोई अपने स्टूडेंट को कैसे बोलेगा खराब है, ठीक है। इसका मतलब वो जो सर्टिफिकेट दिया, ठीक है, उसका वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने तक ही है। 6 महीने तक मेरा कैरेक्टर ऐसा ही रहेगा जैसा लिख कर दिया है।
इसका मतलब उस सर्टिफिकेट का नाम है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वहाँ पर वो स्कूल सर्टिफाई करता है एक ही चीज़ के बारे में, वो है मेरा कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। मेरा बाकी का कोई भी चीज़ उसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट, यही चीज़ ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट में है। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद अपना एक्सप्रेशन लिखता है एंड किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में ऑडिटर को अपना व्यू देना हो या मैनेजमेंट को चाहिए ऑडिटर का व्यू, तो वो अलग से जब ऑडिटर लिख कर देगा तो उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट रिपोर्ट में यदि कोई गंडगोल निकल जाता है फ्यूचर में तो ऑडिटर लायबल नहीं होगा, ठीक है। पर सर्टिफिकेट में कोई गंडगोल निकल जाता है तो लायबल होगा, ऑडिटर के ऊपर केस चलेगा। जैसे कोई डॉक्टर लिख के दे दिया डेथ सर्टिफिकेट लिखने के बाद पता चला आदमी जिंदा है तो डॉक्टर जेल चला जाएगा। इसका सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफाई कर रहा है कि आदमी अब जिंदा नहीं है, यदि वो आदमी जिंदा कभी सर्टिफिकेट के बाद पाया जाता है, इसका मतलब डॉक्टर जो है, ठीक है, वो ठीक से अपना काम नहीं किया, उसके ऊपर केस हो सकता है, डॉक्टर जेल जा सकता है, ठीक। इसी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट, देखिए ना, डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसमें कोई दवाई उल्टा पुल्टा हो ही सकता है, तो आपको कोई ऐसा दवाई दिया जो आपको सूट नहीं किया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए और आप डॉक्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, पर डॉक्टर जो सर्टिफिकेट लिख कर देगा उसमें कोई गंडगोल निकलता है तो डॉक्टर लायबल होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट में यदि कोई गंडगोल निकल जाता है तो ऑडिटर लायबल नहीं होगा, सर्टिफिकेट में कोई गंडगोल निकल जाए तो ऑडिटर लायबल होगा, ठीक है। ऑडिटर के ऊपर केस चल सकता है, ऑडिटर जेल जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ऑडिट सर्टिफिकेट कंक्लूसिव है, मतलब उसमें जो लिख दिया गया बात पत्थर का लकीर है, उसको आप काट नहीं सकते हैं, उसको मानना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या फर्क है? ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले क्या समझेंगे, इसमें इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस ओपिनियन किसके ऊपर? ऑन द फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कौन बनाया है? जिसको कंपनी बनाया है, मतलब कंपनी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के रखा है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, उसके ऊपर जो अपना व्यू ऑडिटर देगा उसी का नाम है ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट ये रिटेन कंफर्मेशन है, रिटेन कंफर्मेशन आप कंफर्म कर रहे हैं ऑफ एनी पर्टिकुलर मैटर स्टेटेड इन द रिपोर्ट में जिस चीज़ का रिपोर्ट आपसे मांगा गया है उस रिपोर्ट को आप सर्टिफाई कर रहे हैं, आप रिपोर्ट लिख कर दे रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा ही है, ठीक है, कंफर्मेशन है। माने ऑडिट रिपोर्ट जो है ये काफ़ी वास्ट होता है लेकिन स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट तक ही, ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट तक ही ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। पर सर्टिफिकेट आप किसी भी एरिया का मांग सकते हैं, किसी भी एरिया का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट आप मांग सकते हैं, लाइक मटेरियल कंजम्पशन, ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, और भी किसी भी एरिया के ऊपर ऑडिटर से आप सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब किसी भी एरिया का मांगा जा सकता है, ठीक है। जिस एरिया का मांगिएगा उस एरिया का ऑडिटर आपको सर्टिफिकेट लिख कर देगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, मतलब करेक्टनेस भी लिख सकता है और उसमें करेक्टनेस नहीं है, ठीक है, तो इनकरेक्टनेस भी लिख सकता है। ये हमेशा ऑडिट रिपोर्ट हमेशा ईयर के एंड में बनता है, पर ये जब जरूरत हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तब आप सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, हमेशा नहीं, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में यदि कोई गंडगोल होता है तो ऑडिटर इज नॉट लायबल, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बशर्ते वो पूरा स्किल एंड केयर के साथ रिपोर्ट को लिखा है। लेकिन सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक आ जाए, सर्टिफिकेट इज ए गारंटी, सर्टिफिकेट गारंटी दिया जाता है, ठीक है, इसमें भी कोई मिस्टेक होगा, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक होगा तो ऑडिटर लायबल होगा, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक होगा ऑडिटर इज लायबल फॉर मिस स्टेटमेंट। मतलब ऑडिटर यदि कोई गलत बात लिखता है, मतलब जो चीज़ नहीं है वो चीज़ लिख देता है वो, ठीक है, तो उसके लिए ऑडिटर क्या होगा? ऑडिटर उसके लिए लायबल होगा।
ऑडिट रिपोर्ट के लिए ऑडिटर लायबल नहीं होता है, बशर्ते प्रॉपर केयर से लिखा गया हो। पर ऑडिट सर्टिफिकेट यदि लिख कर देता है ऑडिटर, ठीक है, तो उसमें भी कोई गंडगोल निकल जाता है तो ऑडिटर उसके लिए लायबल होगा, ठीक है, उसके लिए ऑडिटर लायबल होगा। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट कंक्लूसिव नहीं होता है, पर सर्टिफिकेट कंक्लूसिव है, जो लिख दिया गया उसके बाहर कुछ नहीं है। अपने लोग बात करने वाले हैं कैरो 2020 के ऊपर। कैरो का मतलब होता है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। मतलब कैरो में ऑडिटर के ऊपर बर्डन और ज़्यादा इम्पोज किया गया है, ऑडिटर का बर्डन बढ़ाया गया है। कैरो में ऑडिटर को बहुत सारा ऐसा रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स है जो ऑडिटर को अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ऑडिटर को अलग से लिख कर देना पड़ेगा, ठीक है। कैरो हम लोग समझने के लिए, इसका कैरो सिंपल सा बात समझेंगे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स जो है, ठीक है, हम लिखे मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स लिख दिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, ठीक है, नफ्रा की रिकमेंडेशन, नफ्रा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नफ्रा की रिकमेंडेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कैरो को इंसर्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कैरो को इंसर्ट किया, कैरो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, 2020 में कैरो इंट्रोड्यूस किया गया। कैरो में बोला गया कैरो इज एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट टू बी फॉलोड बाय ऑडिटर्स। मतलब कैरो में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जब कैरो को अप्लाई किया 2020 से, ये 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है। इसमें बोला गया कि ऑडिटर को कुछ और रिक्वायरमेंट्स, कुछ और ऐसा पॉइंट्स है जिसको एक्सप्लेन करके अपने शेयर होल्डर्स को वो देगा। इसका मतलब कैरो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, पहले जो था वो तो है ही, ठीक है। कैरो में ऑडिटर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन इम्पोज किया गया, एक्स्ट्रा बर्डन दिया गया कि ये सब काम भी ऑडिटर को करना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन कौन सा काम है इसके बारे में हम आएंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले ये समझेंगे कि कैरो किसको फॉलो करना है और किसको फॉलो नहीं करना है। तो सबसे पहला कि कैरो 1 अप्रैल 2020 से सभी के लिए एप्लीकेबल है। 1 अप्रैल 2020 से सभी के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, ठीक है। लेकिन इन सब को छोड़कर यदि इंडिया में बैंकिंग कंपनीज है तो कैरो अप्लाई नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी है तो कैरो अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनी जिसको हम लोग एनटीओ बोलते हैं, एनटीओ होने पर कैरो अप्लाई नहीं होगा, ओपीसी 1% कंपनी में अप्लाई नहीं होगा, स्मॉल कंपनी में अप्लाई नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी में भी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन उस प्राइवेट कंपनी को ये सब कंडीशंस पूरा करना पड़ेगा। ये कंडीशन पूरा नहीं कर पाता है तो अप्लाई होगा। पहला कंडीशन क्या है कि उस प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व को मिलाकर 100 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व को ऐड करने पर 100 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसका लोन का अमाउंट भी 100 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उस प्राइवेट कंपनी का ग्रॉस रिसीट या फिर सेल्स, ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन में अप्लाई होता है, रेवेन्यू मतलब सेल बाकी केस में अप्लाई होगा, ठीक है। 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सब यदि कोई भी कंडीशन यदि ब्रीच हो जाए, कोई भी कंडीशन फुलफिल ना कर पाए तो प्राइवेट कंपनी को भी कैरो अपॉइंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी का 10 करोड़ से ज़्यादा का सेल्स हो जाए, इसका मतलब जिस प्राइवेट कंपनी का 10 करोड़ से ज़्यादा का सेल्स हो जाएगा उस प्राइवेट कंपनी को कैरो फॉलो करना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा प्राइवेट कंपनी है जिसका लोन 100 लाख को क्रॉस कर जाए तो उसके लिए फॉलो होगा और रिजर्व सरप्लस एंड
पेड अप कैपिटल को मिलाकर 100 लाख रुपीस क्रॉस कर जाए, उस प्राइवेट कंपनी को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब कैरो में सिंपल बताया गया है, पहले ये बताया गया है कि सभी कंपनी के लिए फॉलो होगा, सभी कंपनी को कैरो मानना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी इंक्लूडिंग, लेकिन कुछ कुछ को छोड़ दिया। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, बैंकिंग का अलग लॉ है, इंश्योरेंस का अलग लॉ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से चलेगा, इंश्योरेंस IRDA से चलेगा, इनको छोड़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। NTO तो नॉन प्रॉफिट सीकिंग है, इसलिए छोड़ा गया। OPC छोटा कंपनी है, स्मॉल कंपनी छोटा कंपनी है, एंड प्राइवेट कंपनी में यदि बड़ा कंपनी है तो ही कैरो फॉलो करेगा, छोटा कंपनी है तो कैरो फॉलो नहीं करेगा। यदि कैरो फॉलो होता है तो ऐसा कौन कौन सा एडिशनल रिक्वायरमेंट, ऐसा कौन कौन सा एडिशनल बात है जो ऑडिटर को लिखना पड़ेगा। जैसे ऑडिटर को एक अलग से डिटेल्स स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा इंटैंजिबल एसेट्स का, फिर अलग से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा टैंजिबल एसेट्स का, अलग से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा इन्वेंट्रीज एंड WC मतलब वर्किंग कैपिटल का, अलग से स्टेटमेंट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। डायरेक्टर्स को लोन दिया है तो उसका अलग से स्टेटमेंट चाहिए। यदि डिपॉजिट्स लिए हैं तो उसका कंप्लाइंस सारा चेक करेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करेगा, इसका अलग से डिटेल्स चाहिए। एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस, स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस का डिपॉजिट कब करते हैं, कितना डिले में करते हैं, एडवांस देते हैं कि नहीं, सारा गवर्नमेंट टैक्स, ये पूरा टैक्स के रिगार्डिंग सारा कैलकुलेशन है। अनरिकॉर्डेड इनकम, इंटरनल ऑडिट, फंड रेज्ड, जो मार्केट से पैसा लिए हैं उसका यूज किए हैं उसका स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। एंड आपका जो रिलेटेड कंपनी है उस कंपनी का ऑडिटर यदि कभी क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट दिया है, उस कंपनी का ऑडिटर उस कंपनी के लिए कभी क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट दिया है तो उस बात को भी इस कंपनी का ऑडिटर अपने रिपोर्ट में शो करेगा। इसका मतलब ये एडिशनल रिपोर्टिंग है, जो नॉर्मल रिपोर्टिंग है तो करना ही है आपको। नॉर्मल रिपोर्टिंग के अलावा इन सब पॉइंट को आपको अलग से डिटेल्स स्टेटमेंट बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, ठीक है। अपने लोग पढ़ेंगे अब significance of true and fair view in audits। ट्रू एंड फेयर व्यू एक फ्रेज जो ऑडिटर यूज करता है अपने रिपोर्ट में। एक ऑडिटर को जब लगता है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, जब उसको लगता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली बना है, जब उसको लगता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड सारा पॉलिसीज को फॉलो किया गया है, तब ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट लिखता है या फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट लिखता है। उस अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में एक टर्म यूज करता है जिस टर्म का नाम है ट्रू एंड फेयर। पहले नहीं ट्रू एंड करेक्ट हुआ करता था, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली। अब ट्रू एंड करेक्ट नहीं है, अब ट्रू एंड फेयर है, ठीक है, ट्रू एंड फेयर है। इसका मतलब ऑडिटर को जब इन सब बात को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, उसको बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है, ठीक है, और सारा कंपनी का पॉलिसीज वो अच्छी तरीके से फॉलो किया गया है, तो अपनी क्लीन रिपोर्ट में इस टर्म को यूज़ करता है। इसका मतलब है ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर मतलब जो देखा है ऑडिटर वो सब ट्रू है एंड वैल्यू सब फेयर है एंड वैल्यू सब ठीक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जैसे ऑडिटर लिख देता है, इसका मतलब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा ओके है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका पूरा ओके है, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर बोलने के लिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर बोलने के लिए ये सब बात उसके अंदर होना चाहिए। सबसे पहला फिनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली बना गया हो। सेकेंड, उसमें जो एसेट्स, बैलेंस शीट में जो एसेट्स लायबिलिटीज है या ना ही ओवर वैल्यूड हो एंड ना ही अंडर वैल्यूड हो, मतलब अंडर वैल्यूएशन भी नहीं चाहिए, ओवर वैल्यूएशन भी नहीं चाहिए। कोई मटेरियल एसेट, मतलब मटेरियल का मतलब इम्पोर्टेंट एसेट, मतलब उसका वैल्यू इसका ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसा कोई एसेट्स ओमिट नहीं हो, कोई भी मटेरियल लायबिलिटीज भी ओमिट ना हो, कंपनी का सारा पॉलिसीज
प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया हो, और यदि कोई अनयूजुअल मतलब अचानक से कोई आइटम आता है या कोई एक्सेप्शनल जो रेगुलर नहीं हो या नॉन रेकरिंग, सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, उसको अलग से डिस्क्लोज करना, उसको अलग से दिखाना। इसका मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू फ्रेज है जो कौन यूज करता है, यूज बाय ऑडिटर एट द टाइम ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते समय वो देता है, ठीक है। जब ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है उस समय वो टर्म यूज करता है, एक फ्रेज यूज करता है, इसका नाम है ट्रू एंड फेयर, ठीक है। जो ऑडिटर को लगता है कि सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, जब उसको लगता है कि उसको बनाते समय सारा सारा एएस फॉलो किया गया है, सारा पॉलिसीज फॉलो किया गया है, तब इस टर्म को यूज करता है अपने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में। इसका मतलब जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू बोलना हो तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये सब बात होना चाहिए, वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली बना हो, उसमें बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो, कोई भी एसेट छूटा ना हो, कोई भी लायबिलिटीज भी मिस ना हुआ हो, सब कंपनी का सारा पॉलिसीज फॉलो किया गया हो, एंड कोई अनयूजुअल का मतलब ऐसा कोई इनकम या एक्सपेंस जो रेगुलर ना हो, ठीक है, कोई अनयूजुअल, एक्सेप्शनल एंड नॉन रेकरिंग का मीनिंग भी सेम, जो रेगुलर ना हो, ऐसा कोई इनकम या एक्सपेंस होता है तो उसको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, उसको सेपरेटली हम लोग को शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब यदि रहता है तो ऑडिटर बोलेगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर है, वो अपने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में ये बात लिखेगा। ये हम लोग का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।